तो गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनाव का एग्जिट पोल हमने आपको बता दिया। गोवा और मणिपुर में बीजेपी आगे है, उत्तराखंड में कांटे की टक्कर, बिल्कुल बराबरी पर बीजेपी और कांग्रेस। और अब बात करेंगे हम पंजाब की। उससे पहले याद दिला दें 6:30 बजे यूपी का एग्जिट पोल आपके सामने होगा। पंजाब इस चुनाव का दूसरा सबसे अहम राज्य, वही पंजाब जहां 10 साल से अकाली दल और बीजेपी की सरकार रही, बादल परिवार का एक छत्र राज रहा। वही पंजाब जहां पिछले चुनावों तक हर बार सिर्फ 2 पार्टियों के बीच दंगल होता रहा, लेकिन इस बार पहली बार पंजाब में मुकाबला त्रिकोणीय बना, जिसमें एक धुरी थी आम आदमी पार्टी। हमारे एग्जिट पोल में पंजाब में भारी उलटफेर के संकेत दिख रहे हैं, चौंकाने वाले नतीजे दिख रहे हैं। क्या कहता है पंजाब का एग्जिट पोल, आपको बताएंगे यशवंत देशमुख। दर्शकों को बता दें कि एक राज्य ऐसा है पंजाब इस राउंड में जहां पे एंटी इनकम्बेंसी सिर पे चढ़ के बोल रही है, इतनी जबरदस्त बोल रही है कि जो सत्ता में है वो नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 नहीं है, नंबर 3 भी नहीं है। संभावना हो सकती है कि नंबर 4 पहुंच जाए, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाराजगी नहीं, पंजाब में उनकी लोकप्रियता बरकरार है। लेकिन बावजूद इसके उस लोकप्रियता का कोई फायदा अकाली दल को नहीं मिलता दिख रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, इतनी नाराजगी किसी राज्य सरकार से यह हाल फिलहाल के किसी आंकड़े में मुझे आती हुई दिखाई नहीं दी। हम सीधे देखेंगे कि क्या कहता है आंकड़ों का जो समीकरण है वो किस तरफ से किस तरीके के ट्रेंड्स हमारे सामने आ रहे हैं। अकाली दल गठबंधन यानी इसमें बीजेपी शामिल है, 5 से 13 117 सीटें हैं। याद रखिएगा, सत्तारूढ़ अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, बीजेपी वहां पे जूनियर पार्टनर है। लेकिन इन आंकड़ों को देख के शायद बीजेपी के नेताओं को लगे कि काश हमने हरियाणा का और महाराष्ट्र का एक्सपेरिमेंट अगर पंजाब में किया होता, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 49 से 59 से 67, ये फिगर शायद हो सकता है बीजेपी के खाते में होता अगर वो हिम्मत जुटा पाते पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की। ये आंकड़ा चमत्कारी आंकड़ा है। दिल्ली के बाहर एक अदद नॉन सिख लीडर के चेहरे के साथ में पंजाब में हो सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार बने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत कड़ी टक्कर दी, 41 से 59 तक सीटें आ रही हैं, 41 to 49 के बीच में आ सकती है। लेकिन याद रखिए, सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंडिडेट होने के बावजूद पंजाब में कांग्रेस के हाला कमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हमेशा पीछे की सीट पर झोंक के रखा, और उसका नुकसान हो सकता है पंजाब में उठाना पड़े। अगर साल भर पहले सीधी सत्ता के आने की बागडोर सीधे तौर पे कमांड कैप्टन को दी गई होती, तो शायद पंजाब ज्यादा बेहतर हालत में होता। अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें। वोट शेयर पे निगाह डालिए, आपको अंदाजा लगेगा कि वोट शेयर कैसे आ रहे हैं, और फिर आप कहेंगे ऐसा कैसे है कि वोट शेयर अगर बराबरी के हैं तो सीटों में इतना अंतर क्यों? जी, 36% कांग्रेस के, 37% आम आदमी पार्टी के, यानी मुश्किल से 1% वोट का अंतर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और अकाली दल बीजेपी के वोट घट के केवल 21% घट रहे हैं। इतना बड़ा वोटों का ड्रॉप ये हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिला है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का तूफान इतना है कि जो सत्तारूढ़ में है, सत्ता में है, वो 1 पे नहीं, 2 पे नहीं, नंबर 3 पे जाके लग रहे हैं। और 37 और 36 के आंकड़े में बराबरी की कांटे की लड़ाई लग रही है राज्य पे। लेकिन यहां पर पेच है। पेच क्या है? दरअसल पंजाब के अलग अलग रीजन्स में 2 रीजन्स ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस हायर वोट शेयर के साथ में आगे है, यानी दोआबा में और माझा में। लेकिन पंजाब का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 67 सीटें हैं जहां पर मालवा में 67 सीट्स हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी को तकरीबन 10% वोटों का बढ़त है, 10% वोट की लीड है कांग्रेस के ऊपर। और वो हिस्सा एक तरह से आम आदमी पार्टी स्वीप कर रही है, उस हिस्से में कुछ बच नहीं रहा है बाकी पार्टियों के लिए। इसीलिए पंजाब में हो सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए। यशवंत, जो पंजाब के बारे में बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के पूरे आसार, 59 से 67 सीटें, जो लोअर मार्जिन है 59 सीटों का, वो पंजाब में सरकार बनाने का फिगर है, यानी कि 59 सीटों पर पंजाब में सरकार बनती है। यशवंत का कहना है कि 59 से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिल सकती है। कांग्रेस जो इस लड़ाई में बहुत आगे दिख रही थी, उसको आम आदमी पार्टी ने पछाड़ दिया। पीएल पूनिया जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। पीएल पूनिया साहब, बादल परिवार की 10 साल की एंटी
इंकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के आरोप, ड्रग्स के आरोप, मजीठिया को सीधे सीधे ड्रग डीलर तक विरोधियों के द्वारा कह देना, इतने सारे फैक्टर आपके पक्ष में थे, तब भी 3 साल पुरानी पार्टी आपको पंजाब में पछाड़ कर चलेगी, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये आपने एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं और काउंटिंग तो परसों होगी, 11 तारीख को होगी, तब असली आएंगे। आपने बहुत ही विश्वस्तता के साथ में किया होगा, लेकिन आप अंदाज लगाइए कि टोटल वोटर्स की संख्या कितनी है, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, उसके बावजूद बहुत सैंपल, छोटा ही सैंपल रहता है उसके आधार पर, लेकिन फिर भी आपकी बात को सही मानते हुए कि आपका जो एग्जिट पोल है वो सही है उसके हिसाब से। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो नतीजे आएंगे वो इसके जो आप बता रहे हैं उससे पूरी तरह से भिन्न आएंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सरकार हमारी बनेगी, बहुमत मिलेगा। आपने स्वयं बताया कि आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और वो केवल सैंपल सर्वे से, एग्जिट पोल से माध्यम से नहीं अंदाज लगाया जा सकता, वो पूरी तरह से, क्योंकि हम जानते हैं जो आपने मालवा, मांझा और दूसरे दोआबा में इसका पूरा बताया है, पूरा हिसाब किताब, उसके हिसाब से हम कांग्रेस पार्टी वहां पर अच्छी स्थिति में रहेगी, आएगी। और जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सवाल है, वो प्रदेश के अध्यक्ष, ये आप यही तो इल्जाम है पूनिया साहब कि अगर आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को थोड़े वक्त पहले अगर कमान दे दी होती, उनके हाथ खोल दिए होते, उनको सीधे तौर पर पहले प्रोजेक्ट कर दिया होता, तो शायद आपको फायदा हो जाता। बहरहाल राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। राघव, हमारे एग्जिट पोल में आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, ऐसा लग रहा है कि आप अपने दम पर फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बना सकते हैं पंजाब में। कांग्रेस ने आपको बहुत अच्छी फाइट दी, आपके वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सीटों में उनसे आप काफी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 2-3 विषय हैं। पहली बात तो यह है कि यदि आप हमें जीतता हुआ दिखा रहे हैं तो फिर मैं ये मानूंगा कि भारी बहुमत आम आदमी पार्टी की आने वाली है। ये एको बंद करा दीजिए, एको बंद करा दीजिए। मैं ये मानूंगा कि भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। दूसरी बात यह है कि यदि कांग्रेस का पतन हो रहा है, अकाली दल और भाजपा का गठबंधन समाप्त हो रहा है, तो इसके पीछे देश की जनता, पंजाब की जनता के मन में क्या चल रहा है वो भी समझने का एक प्रयास हम सबको करना चाहिए कि कैसे इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें, जिन्होंने देश के आम आदमी को इतने सालों लूटा है, आज एक राजनीतिक विकल्प जहां लोगों को मिला आम आदमी पार्टी के रूप में, लोगों ने उस विकल्प को समर्थन किया है और इनकी दुकानों पर ताले लगाने का काम करा है। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, लेकिन यदि आपके ओपिनियन पोल, यदि आपके ओपिनियन पोल, लेकिन ये आइडियलिज्म जो आपकी पार्टी का है, ये पंजाब में काम किया, मैं मान रहा हूं, दिख रहा है, लेकिन गोवा में नहीं किया। गोवा में आपकी पार्टी को हमारा ही सर्वे 0 से 4, 0 से 4 सीटें दे रहा है केवल, 13% वोट। और 13% वोट जो काटे, इंपॉर्टेंट बात गोवा में यह है कि जब आप इतनी बड़ी लड़ाई भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी में लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि गोवा में अगर आपने कांग्रेस के वोट काट लिए और आपके वोट काटने के कारण या अपोजिशन के वोट जो स्प्लिट होते हैं, उसमें उस स्थिति में अगर बैकडोर एंट्री बीजेपी को मिलने की स्थिति आ गई, तो वो एक तरह से आपके लिए नुकसान की बात हो गई? देखिए, 2 विषय पे अपनी बात रखना चाहूँगा। जहाँ तक गोवा का सवाल है, गोवा में ये देखा गया, तमाम पोलस्टर से भी मेरी चर्चा हुई, जो ज़मीन पर लोग थे, चाहे मेरी पार्टी के हों चाहे पत्रकार हों, सबसे बात करी, और मेरा ऐसा मानना है कि आपका भी यही फीडबैक होगा कि गोवा में एक बहुत भारी मात्रा में साइलेंट वोटर था। यानी कि वो वोटर जो पोल करने से पहले, अपना वोट डालने से पहले किसी एक राजनीतिक दल के टेबल या काउंटर पर भी जाकर वोटिंग स्लिप नहीं लेता, चुपचाप अंदर जाता है, वोट डालता है, बाहर आ जाता है। वही पोल्स भी दिखा रहे हैं कि लगभग 35 से 40% वोटर साइलेंट वोटर है, जो बता नहीं रहा कि उसने किसको वोट दिया है, और बाकी 50-60% के आंकलन पे आप लोगों के नतीजे आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, अच्छा, और तमाम विशेषज्ञों का यह मानना है कि जब साइलेंट वोटर की मात्रा इतनी भारी होती है, इतनी अधिक होती है, तो हमेशा एक अंडरडॉग, एक नई पार्टी जो राजनीति गोवा की में बात उतरती हो है गई। या उस राघव, इलेक्शन में चुनाव वापस में पंजाब पर पार्टिसिपेट लौटते करती हैं, है, पंजाब तो पर लौटते हैं उसमें वापस। कहीं उसका कहीं ना कहीं एक
राघव कह रहे हैं, राघव का ऑप्टिमिज्म करने दीजिए बिल्कुल हमें। सही है। ये टर्निंग पॉइंट भारत के पॉलिटिक्स में होगा अगर पंजाब में, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सही आपका प्रेडिक्शन है, ये जो एग्जिट पोल यशवंत जी का है वो बिल्कुल सही है। मेरा भी यही मानना था कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है। पंजाब में अगर आप सरकार बनाती है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैंडीकैप्स थे दिल्ली में, जो आर्टिकल 239 ए के तहत होता है, जिसमें कि क्रिपल कर दिया था दिल्ली की सरकार को केंद्र ने और गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, वो चीजें नहीं रहेंगी। और अगर ये अच्छा कर पाए, अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस को आपने मजाक बना दिया था क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। अगर पंजाब में ये सरकार बनती है और इसी तरह से ये पब्लिक बेनिफिट में जाते हैं, पब्लिक को इसी तरह की मदद देते हैं जिस तरह दिल्ली में दे रहे हैं, तो मुझे लगता है एक कांग्रेस के बड़े विकल्प के रूप में देश में आप आ सकती है अगर ये सरकार बनती है आपकी और गवर्नेंस अच्छी देते हैं। चलिए, हमारे साथ जगदम्बिका पाल जी भी जुड़े हैं, उनसे पूछेंगे। उनकी पार्टी का एक तरीके से सुपड़ा साफ है पंजाब में। अकाली दल और बीजेपी इस बार बहुत बुरी स्थिति में दिख रहे हैं जाते हुए, लेकिन उनके पास चलो उससे पहले एक ब्रेक लेना है। और उससे पहले आप देखिए, ओ माय गॉड। वेलकम बैक इंडिया टीवी। सी वोटर के एग्जिट पोल में ब्रेक से पहले हमने आपको बताया पंजाब के नतीजों के बारे में, जो एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 59 से 67 सीटें, यानी बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी से सरकार बनती दिखाई दे रही है पंजाब में आम आदमी पार्टी की, अगर हमारे एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल सच साबित हो जाते हैं। यशवंत हमारे साथ हैं। यशवंत, लेकिन एक जो बात आपने शुरुआत में खुद कही थी कि वोट परसेंटेज में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बिल्कुल फर्क नहीं है, क्योंकि वो स्टेट वाइज, हम अब जब ऊपर से पूरे स्टेट के वोट जोड़ते हैं तो बहुत अंतर नहीं दिखता, लेकिन रीजन में बहुत अंतर है। जैसे पंजाब का सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा, वहां पे 67 सीटें हैं 117 में से 67 आउट ऑफ 117। वहां पे आम आदमी और कांग्रेस के बीच में ऑलमोस्ट 10% का गैप है। ये वो इलाका है जहां पे आम आदमी पार्टी एक तरह से सुपड़ा साफ कर रही है, और यही वो है जहां पे उनका बेस बन रहा है। ये बात ठीक है कि वो लोग बहुत कमजोर पड़ रहे हैं माझा में और दोआबा में। दोआबा में ज्यादा कमजोर पड़ रहे हैं, वहां कांग्रेस का बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा है, लेकिन दोआबा में सीटें बहुत कम है। माझा में कांग्रेस और आपके बीच में बहुत कांटे की टक्कर है, और इसीलिए कांग्रेस और ओवरऑल अब जब वोट शेयर देखते हैं तो राज्य के लेवल पे वो वोट शेयर बराबर दिख रहा है। लेकिन जब रीजन्स पे जाते हैं तो रीजनल वोट शेयर में गैप है। जहां कांग्रेस आगे है वहां सब्सटेंशियली आगे है, जहां आम आदमी पार्टी आगे है वहां पे वो। अच्छा, अब राघव चड्ढा, राघव, लेकिन ये तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, लेकिन अब लोग ये जानना चाहेंगे कि आप मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे पंजाब में? बहुत चेहरे हैं आपके पास। देखिए, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का जो लेजिस्लेटिव ग्रुप होगा वो तय करेगा, और वो मुख्यमंत्री अपना कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स तय करेगा। लोकतांत्रिक ढंग से चुना जाएगा, जो आप सबके सामने जब नतीजे आएंगे उसके बाद इस पे जमकर चर्चा करेंगे आपके चैनल पर एक बात मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पंजाब में चल रही थी, वो भारत के इतिहास में पहली ऐसी सरकार होगी जिससे प्रदेश की जनता इतनी ज़्यादा नफरत करती है कि वे बस उससे छुटकारा चाहते हैं। कांग्रेस की बात ले लीजिए तो इस इलेक्शन में ये भी नज़र आया कि कांग्रेस और अकाली दल ने एक हिसाब से मिलकर ही चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और आम आदमी पार्टी कम चंदे से, कम रिसोर्सेज से इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी यदि इस प्रकार से उभर कर आ रही है तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि देश की जनता में राजनीतिक विकल्प तराशने की एक झलक नजर आती है। दूसरी चीज मैं ये जोड़ना चाहूंगा, मेरी अपनी पिछले 2, 2.5, 3 साल का जो राजनीतिक मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पर ये कहना चाहूंगा कि मुझे तो ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को बुरी तरीके से हारता हुआ देखने की आदत पड़ गई है हमेशा ही, चाहे वो दिल्ली 2013 की बात हो या दिल्ली 2015 की बात हो। हमारे साथ सदैव ही सौतेला व्यवहार होता है, परंतु यदि आज आपका एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि हमारी सरकार बन रही है तो मेरा तो ऐसा मानना है कि कम से कम 85-90 सीटों से ऊपर आम आदमी पार्टी का आंकड़ा जाएगा। मेरे ख्याल से आज की तारीख में इतना भी गौरव, धन्यवाद देने की इतना भी कहा जा सकता था कि पंजाब में अगर सबसे ज्यादा किसी ओपिनियन पोल के पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगाए प्री पोल सर्वे के, जिसमें आम आदमी पार्टी को जीतता हुआ बताया था, तो वो भी इंडिया टीवी और सी वोटर का ही पोस्टर था जो आम आदमी पार्टी ने अपने कैंपेन में इस्तेमाल किया। लेकिन ठीक है, आपका अपना एक व्यू पॉइंट है। मेरा इसमें एक जो सिंह साहब मेरा एक एंगल है कि पंजाब में बड़ा अजीब सा एक सेंटीमेंट रहा। प्रधानमंत्री को लेकर के हम सवाल पूछते थे तो उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग में कोई कमी नहीं आती थी। मुख्यमंत्री को लेकर के, उप मुख्यमंत्री को लेकर के पूछते थे तो जबरदस्त नाराजगी। बड़े बादल साहब के साथ तो उतनी नाराजगी नहीं जितना उनके बेटे के साथ में नाराजगी दिखाई देती थी। एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की एक्यूट थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो असली पेंच फंसा, अगर बीजेपी हिम्मत जुटा लेती
नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे के साथ में अकेले लड़ने की, जी। तो शायद ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती, एक मौका जैसे लगता है बीजेपी ने गंवा दिया। जो उन्होंने क्योंकि शायद महाराष्ट्र में किया। सौरभ एक अदद नॉन सिख लीडर के साथ में, याद रखिए, जो आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर थे वो अरविंद केजरीवाल थे, वो सिख नहीं है। ठीक। अगर एक अदद नॉन सिख कैंडिडेट के साथ में आम आदमी पार्टी इस तरह के नंबर लाने की कल्पना कर सकती थी, तो बीजेपी एक अदद सिख कैंडिडेट के साथ में बहुत अच्छा चुनाव लड़ सकती थी। जो काम तो वो ये महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के खोया है साथ कर मौका। सकते हैं, अकाली दल के साथ पंजाब में नहीं किया, जिसकी जो भी वजह रही हो, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकती है ये पंजाब के इलेक्शन, और वो अपने बूते पर सरकार बना सकते हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक घाटे का सौदा साबित हुआ। हालांकि ताकत उन्होंने खूब लगाई। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात होने जा रही है सबसे बड़े सूबे की, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहता है हमारा एग्जिट पोल। नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी, राहुल अखिलेश का गठबंधन या बसपा में मायावती, किसने मारी बाजी, जरूर देखिए 6:30 बजे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर सी वोटर के साथ एग्जिट पोल 5 राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं, और ये सबसे सटीक एग्जिट पोल है। पंजाब में एक रिकैप आपके लिए बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं। मणिपुर और गोवा में बीजेपी बहुमत के करीब जाती दिख रही है। उत्तराखंड में पेच फंसा हुआ है, बीजेपी कांग्रेस बिल्कुल बराबरी पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब बारी है यूपी की। यूपी जहां 7 फेज में चुनाव हुआ, बड़े बड़ों की साख दांव पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 रैलियां की ताबड़तोड़, 3 दिन काशी में बिताए। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया, मायावती ने पूरी ताकत झोंकी, सबके सब दिग्गज। तो क्या कहते हैं यूपी के चुनाव के अनुमान, किसकी बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में सरकार? सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे यशवंत देशमुख। यशवंत, उत्तर प्रदेश का महाभारत क्रिटिकल है, नो डाउट, इसमें कहने में कोई संदेह नहीं कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन पूरी दुनिया की नज़र, पूरे देश की नज़र केवल उत्तर प्रदेश पे इसलिए टिकी है क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, सबसे बड़ी असेंबली है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति के तार पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले हम देखेंगे वोट शेयर कि आखिर इन चुनाव में हमारा आकलन क्या कह रहा है, किस तरीके के वोट आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 32% वोट, बहुजन समाज पार्टी को 24% वोट, अन्य के खाते में 11% वोट। इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, 33%, 32%, 24%, 11%। देखने में यह बहुत कांटे की लड़ाई लग रही है क्योंकि एसपी कांग्रेस कंबाइंड ने बहुत तगड़ी टक्कर दी है बीजेपी को, लेकिन हर फेज में या हर क्षेत्र में, रीजन में, पूर्वांचल से लेके पश्चिम उत्तर प्रदेश तक हर जगह पे एक जैसे वोट शेयर हैं, ऐसा नहीं है। यानी मायावती के खाते में जो ये 24% वोट आपको ये दिख रहे हैं, ये 24% हर क्षेत्र में 24-24 है, ऐसा नहीं है। कम से कम 2 इलाके ऐसे हैं जहां पे मायावती दरअसल बीजेपी के साथ में लड़ाई में है। कुल मिला के यूपी की स्थिति बड़ी क्लासिकल है, 403 विधानसभा सीटें हैं। मजे की बात यह है, इन चुनाव में बीजेपी 403 सीट पे मुकाबले में थी, यानी हर जगह पे बीजेपी फाइट में थी। लेकिन बीजेपी के साथ में करीबन 150 सीटों पे आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी फाइट में थी, तकरीबन 150 सीट पर बहुजन समाज पार्टी फाइट में थी, और तकरीबन 100 सीटें ऐसी थी जहां पर ये तीनों ही पार्टियां बिल्कुल ट्रायंगुलर कंटेस्ट में गुत्थम गुत्था थी। यानी समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन सब के मुकाबले में 1-on-1 कंटेस्ट हर सीट पर एक्चुअली में बीजेपी का था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सीट पर एंटी इनकम्बेंसी का काम जहां पे हुआ, एंटी इनकम्बेंसी सिटिंग एमएलए के अगेंस्ट में, उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ। एंटी इनकम्बेंसी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में, उसका नुकसान बीजेपी को भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश की और वो साफ दिखाई देता है अभी जब आप आंकड़े देखेंगे किस तरीके के सीटें आ रही हैं। हमारा जो वोट शेयर का कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हमें अंदाजा है 155 से 167 सीटें आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, यानी 155 से 167, और ये हमारा हमेशा कंजर्वेटिव एस्टिमेट होता है। मुझे मालूम है बहुत सारे हमारे मित्र और दर्शक ये कह रहे होंगे कि यशवंत, जब भी तुम किसी पार्टी के लिए बोलते हो तो अक्सर नतीजे में वो पार्टी थोड़ी आगे निकलती हुई ज्यादा दिखती चली जाती है और मेजॉरिटी भी मिल जाती है। लेकिन हमारा काम यहां पर कंजर्वेटिव सीट और वोट का एस्टिमेट देना है। वोट शेयर हम
बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। सीट शेयर में कंजर्वेटिव एस्टीमेट में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस 135 से 147, यानी अखिलेश यादव ने अपने एमएलएस की एंटी इनकम्बेंसी अपनी लोकप्रियता से दूर करने की भरपूर कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सिटिंग एमपीज के खिलाफ की इनकम्बेंसी को अपनी लोकप्रियता से धोने की पूरी कोशिश की। इसलिए ये दोनों गठबंधन सीधे एक तरह से बाइपोलर कंटेस्ट में आए। मायावती के लिए सीटों का आंकड़ा उतना कम भी नहीं है जितना बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे थे, 81 से 93 तक, और थोड़ी सी सुई और घुमी तो हो सकता है कि ट्रिपल फिगर भी टच कर सकती हैं। लेकिन यह आंकड़ा क्यों इतना कम हमारे आकलन में आ रहा है, इसको समझना बहुत आसान है। जब आप नंबर ऑफ सीट्स जहां पे आप कंटेस्ट में हैं वो सीट्स अगर कम हो जाती हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी सीट्स को जीतने की भी उतनी कम होती जाती है। मायावती जब 2007 में चुनाव जीती थी, उस समय दलित मुसलमान के साथ में उनको अपर कास्ट और खासतौर पे ब्राह्मण का वोट एक विनिंग एज दे रहा था। इन चुनाव में एक बात तो तय है कि अपर कास्ट का पोलराइजेशन पूरी तरह से बीजेपी के लिए हुआ और मायावती के पास में वो विनिंग एज फिलहाल हमारे आंकड़ों में दिखाई नहीं दी। दूसरी चीज, अखिलेश यादव ने न केवल अपने पिता की जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की वोट थे वो समेटे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ टाई अप में उनको एक फायदा हुआ। वो फायदा था मुस्लिम मतदाताओं ने जहां जहां पर अखिलेश के कैंडिडेट अच्छे थे, विनिंग कैंडिडेट के लाइन में खड़े थे, वहां पे पूरे वोट अखिलेश को दिए। एक बड़ा फायदा हुआ। लेकिन अखिलेश के नंबर या समाजवादी पार्टी के नंबर, अखिलेश यादव के नंबर केवल उस मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के ऊपर टिके नहीं थे। वो नंबर युवाओं के, महिलाओं के और एक दत अर्बन मिडिल क्लास के भी कहीं ना कहीं उन्होंने डेंट मारी है। इसलिए वो नंबर साफ दिखाई दे रहे हैं। यह देखना दीगर होगा आने वाले समय में, यानी 11 तारीख को, परसों, कि क्या कांग्रेस को जो सीटें छोड़ी गई थी उन सीटों पर क्या स्ट्राइक रेट होके आता है। बिहार जैसा स्ट्राइक रेट होता है या बंगाल जैसा स्ट्राइक होता है या फिर तमिलनाडु जैसा स्ट्राइक रेट होता है। यह देखने की बहुत बड़ी बात होगी, उस पर नंबर बहुत कुछ तय करेंगे। ओवरऑल हम कंपैरिजन एक बार आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके के चेंज हुए हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 47 सीटें मिली थी, केवल 47। उनका आंकड़ा लगभग 3 गुना बढ़ते हुए पहुंच रहा है 155 से 167 तक। समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस अलायंस को 252 सीटें मिली थी। यह आंकड़ा घट रहा है, यह आंकड़ा घट के 135 से 147 आ रहा है। लेकिन इतने एंटी इनकम्बेंसी के बाद में भी एक कांटे की टक्कर बहुत साफ दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी 80 पे थी, 81 से 93, यानी वो एक तरह से स्टैटिक सी हो रही है। लेकिन 8 से फिगर में 24 ज्यादा परिवर्तन और नहीं। 24 से आंकड़ा घटा। यशवंत, आपने जो आंकड़े दिखाए हैं, बहुत सी पार्टियां इससे मुझे लगता है आज निराश हुई होंगी जो अपनी अपनी जीत के दावे कर रही थी। बड़ी बात यह है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बनती दिखाई नहीं दे रही। त्रिशंकु विधानसभा के आसार नजर आ रहे हैं, किसी एक दल को बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी के जगदंबिका पाल जी हमारे साथ हैं। जब पाल साहब 155 से 167, कांग्रेस के प्रवक्ता ने सौरभ जी कहा था कि नहीं एग्जिट पोल्स पे हमें भरोसा नहीं। जब पंजाब का आप दिखा रहे थे जिसमें कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही थी, तो अब ये देखना है कि अब क्या कहते हैं कांग्रेस। जरा पहले बीजेपी के नेता की बात सुन ले। जगदंबिका जी, 155 से 167, जशवंत देशमुख का सी वोटर का सर्वे कह रहा है आप बहुमत से कम 40 सीट दूर हैं। देखिए, यशवंत जी ने खुद स्वीकार किया है कि हम कंजर्वेटिव हैं, तो मुझे लगता है वाकई वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, क्योंकि जब खुद स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें मुझे कहना नहीं। शायद 11 तारीख तो अब कुछ 48 घंटे की बात है, जब ये परिणाम आएंगे तो बहुत चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि देखिए चुनाव जो हुआ, पाल साहब वो कंजर्वेटिव तो है, लेकिन इतने भी नहीं कि आपको 155 बताएं और आ जाए 250। नहीं, अगर 200 से ऊपर आएंगे, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसलिए कि मैंने पूरे यूपी के चुनाव में खुद मैंने दौरा किया है और मैं 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। उससे ज़्यादा करंट 2017 के चुनाव में बीजेपी की लिए है। और मुझे अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको भी सहमत हो जाएंगे, यशवंत जी भी सहमत हो जाएंगे कि इस चुनाव को अखिलेश जी ने, सभी पार्टियों ने मोदी बनाम अपना कर दिया। और जब मोदी जी के साथ उन्होंने इस चुनाव को मोदी जी को टारगेट कर दिया और इस बात पे खुद अखिलेश यादव ने एक एजेंडा खड़ा कर दिया कि 2.5 साल में आपने क्या किया है, तो लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया
कि 2.5 साल में मोदी जी ने क्या किया और 5 साल में अखिलेश यादव की रिपोर्ट कार्ड क्या है। जी। जहां एक तरफ प्रदेश में लोगों को लगता था कि कोई चीनी मिले नहीं चल रही है, बंद पड़ी, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा, 5 साल लोगों को बिजली नहीं मिली, वहीं दूसरी तरफ लोगों को लग रहा था 50 लाख लोगों को उज्ज्वला गैस में। पाल साहब ठीक है, लेकिन वो बात दिखनी चाहिए, ये सर्वे अगर हुआ है आपकी तरह, लेकिन मैं बोलना यशवंत जी के चाहूंगा, कार्यकर्ताओं ने पूरे आपको बोलना चाहूंगा प्रदेश में काम किया है कि एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें दर्शकों को हम ये बता दें कि फेज वाइज आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, या पहले फेज से लेके अंतिम फेज तक, यानी पश्चिम से लेके पूरब तक, अंतिम फेज में जब प्रधानमंत्री एकदम कूद पड़े अकेले दम, बिल्कुल वहां पर कि नहीं अब मुझे जाना ही पड़ेगा, उस फेज के जो आंकड़े हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये वो फेज है जहां पे बीजेपी ने एक तरह से स्वीप किया है अंतिम फेज। और अगर ये आंकड़े जो आपको दिख रहे हैं उस स्वीप के बाद में हैं, तो अंदाज लगाइए कि अगर प्रधानमंत्री उस तरीके से जाके पूर्वांचल में स्वयं नहीं जूझते तो क्या होता? बीजेपी के नंबर क्या होते? पूनिया साहब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जरा एक बार कांग्रेस का रिएक्शन ले लेते हैं यशवंत। आप जैसे पाल साहब जरा एक बार पूनिया साहब का रिएक्शन में ले लूं इस पर, जो बड़ा नतीजा है उस पर आता हूं सर आपके पास। पूनिया साहब, आपने गठबंधन करके खूब जोर लगाया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चुनाव खत्म होते ही कहना शुरू कर दिया कांग्रेस हमको ले डूबी, और ये एग्जिट पोल भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी नंबर 1 पार्टी, आप नंबर 2, ऐसा लग रहा है। देखिए, मैं फिर कहूंगा जो मैं पंजाब के लिए कह रहा था कि ये केवल सर्वे है, आंकड़े हैं, प्रोजेक्शन है। बड़ा चुनाव होता है, 403 विधानसभा हैं और लगभग 14 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 4000 लगभग 5,843 उसमें कैंडिडेट्स हैं। तो इस तरह से अंदाज लगा के ये सीटें बता देना, मैं समझता हूं कि किसी भी तरह से मैं विश्वसनीय नहीं मानता, लेकिन फिर भी आपने बड़े लॉजिक के साथ में सही ढंग से किया है, तो इसलिए उसके आधार पर चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए। जो बताया है भारतीय जनता पार्टी को पहले नंबर पर दिखाया है, उसके दूसरे नंबर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलायंस दिखाया है, तो ये मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है जी। अब आप बता रहे हैं कि इतनी लहर थी और कह रहे हैं कि टारगेट सिर्फ मोदी जी को कर रहे थे। अगर मोदी जी को टारगेट नहीं करते तो कौन था? कोई फेस तो इनका नहीं ध्यान दिया है। इसमें एक चीज और बताई गई है, वही आ रहे थे। बीजेपी और का दूसरा 33% मैं अपनी बात कह दूं जी, बीजेपी का 33% है, माने पिछली बार से 20% ड्रॉप हुआ है। जो 2014 में मोदी जी को मिला था उससे 20% कम हुआ है, और आपका कॉम्बिनेशन का करीब 10% बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी आई है तो एक अच्छा वो रहा है, वोट्स ट्रांसफर भी हुए हैं। 33% अगर वोट मिल रहे हैं आपके कॉम्बिनेशन को, तो ये तो आपको उपलब्धि माननी चाहिए। नहीं, उपलब्धि की बात नहीं है। उपलब्धि तो तब होगी जब नंबर वेरिक पाएंगे, हम सरकार बनाएंगे जिसकी पूरी संभावना है, और इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कितनी एंटी इनकम्बेंसी मोदी के खिलाफ है, एंटी इनकम्बेंसी उनके सांसदों के खिलाफ है, और कितना एंटी इनकम्बेंसी का अखिलेश सरकार के खिलाफ बिल्कुल जिसकी वजह से वो बढ़ा है। और मैं समझता हूं कि आप कह रहे हैं कि लहर है, अगर लहर होती तो लहर तो अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, पूनिया साहब फिर आते हैं आपके पास। देखिए, एक बात साफ है कि अगर आप में और बीजेपी में फासला बहुत ज्यादा नहीं है, वो नंबर 1 पर है, लेकिन ये साफ है कि पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी की भी दिखी है, उनके नाम पर लोगों ने वोट किया है। पॉपुलैरिटी अखिलेश यादव की भी दिखी है, उनके खिलाफ वैसी कोई बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही इन नतीजों में। ये आंकड़े इतने खिलाफ भी नहीं है आपके, लेकिन ये जनादेश क्लियर नहीं है। अब सवाल यह कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सरकार कैसे बनेगी, हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो इंडिया टीवी सी वोटर की एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश से हैरान करने वाले नतीजे। हंग असेंबली त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती हुई बीजेपी नंबर 1 पर, गठबंधन दूसरे पर और मायावती की पार्टी तीसरे नंबर पर। इनके सिंह साहब, अब ऐसी स्थिति में कैसे बनेगी सरकार और क्या बन सकती है? नहीं, ऐसी स्थिति में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसमें जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होती है उसको गवर्नर इनवाइट करता है, लेकिन क्या वो बनाने की स्थिति में है? जो आप फिगर्स दिखा रहे हैं उसमें शुद्ध त्रिशंकु सरकार बनने जा रही है। अब जरा गौर कीजिए कि अगर मोदी जी 3 दिन न बैठे होते लास्ट के फेज के इलेक्शन के पहले, तो शायद ये भी स्थिति ना होती, क्योंकि उसमें जो रीजनल ब्रेकअप आप देंगे उसमें दिखाया गया है कि 40 में से 32 सीटें बीजेपी को मिल रही है। ये कमाल मोदी जी का था, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं नंबर 1 पे आ गई। लेकिन अगर ये हंग असेंबली है तो आप याद करिए पिछले कई दशकों, करीब 1.5 दशकों के बाद
जनता ने राज्यों में कम से कम क्लियर मेजॉरिटी दी थी। ये पहली बार हो रहा है कि देश के सबसे बड़े राज्य में एक हंग असेंबली की स्थिति बन रही है, जो कि अपने आप में नई नई चीजें डेवलप करेगी। चलिए, तो ये एक वाकई सही बात है कि हाल के वर्षों में नहीं देखा किसी भी विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति बनते हुए, और अब उत्तर प्रदेश में ये होने जा रहा है। कैसे बनेगी सरकार? क्या उत्तर प्रदेश में लगेगा राष्ट्रपति शासन? क्या बसपा जाएगी बीजेपी के साथ, या फिर इतिहास दोहराया जाएगा? बीएसपी और अखिलेश भी आ सकते हैं एक साथ। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।